हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आज हम थोड़ा मौसम बरसात का है, हो सकता है आपको बरसात की आवाज़ भी आ रही हो। आप तो मेरे ध्यान मेरी आवाज़ की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखें, है ना। बरसात से विचलित होने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था आपको, कार्बन रेजिस्टेंस। आपको याद होगा 4 कलर की पट्टियां बनी होती हैं। पहली पट्टी पहली डिजिट, दूसरी स्लैब दूसरी डिजिट, तीसरी स्लैब जाती है 10 की पावर में, और चौथी स्लैब बच्चों परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। 3 बी थे बच्चों। पहले बी का मतलब ब्लैक ब्राउन, फिर ब्लू आएगा। 2 जी थे, ग्रीन और ग्रे आएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक। आज की हेडिंग भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। हेडिंग का नाम है, हेडिंग नोट कर लो आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on resistance and resistivity। effect of temperature on resistance and resistivity कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से किस तरीके से इफेक्टिव होंगी, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन व्हाट इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दे इंक्रीज, दे डिक्रीज, दे रिमेन कांस्टेंट एंड कांट वी से एनीथिंग अबाउट इट। पहला क्वेश्चन कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, लॉजिकली सोचते हैं। देखिएगा, देखो ये मान लो आपका कोई कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलाइड करते हुए जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर कोलाइड कर गया, फिर इधर कोलाइड कर गया, फिर इधर कोलिजन हो गई इसकी, फिर इधर कोलिजन हो गई इसकी। तो ये कोलिजन करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आता है। ऐसा मैं आपको इस चैप्टर के पिछले पार्टों में कई बार बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आप और एक और बताई थी मैंने, इसमें रेस्ट टाइम टर्म आई थी ना। रेस्ट टाइम 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है, 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो था रेस्ट टाइम। अब बच्चों सोचना स्टार्ट करते हैं और मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना। बच्चों आपने टेम्परेचर किया इंक्रीज, टेम्परेचर किया आपने इंक्रीज, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो ये तो फास्ट मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। एक कंडक्टर था, अभी उसका टेम्परेचर कुछ कम है तो उसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी से अल्टरनेट स्पीड बढ़ गई बच्चों। अब आप सोचिए एक इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल यहां खटाक खटा। ये कोलिजन का टाइम है सपोज 5 सेकंड। इतना होता नहीं है, समझने के लिए कुछ भी ले लेते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन तेज आया, सोचिए खटाक खटाक। तो जब तेज आया तो इन 2 कोलिजन के बीच में टाइम कम हो गया होगा। सोचो आप अपने घर से चलते हो, धीरे 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 किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में आपको 2 मिनट लगे, और फिर आप तेज भाग के आते हो उसी रास्ते पर, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, हाँ कि ना। दोबारा सुनिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, तो स्पीड बढ़ने से क्या मैं ऐसे कह दूं कि रेस्ट टाइम डिक्रीज होगा। पहले तो रेस्ट टाइम समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। रेस्ट टाइम है टाइम गैप बिटवीन 2 कोलिजन,
टाइम गैप बिटवीन टू कॉलिजन, तो बच्चों ये कम हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो सिग्मा का पढ़ाया था मैंने आपको, सिग्मा पढ़ाया था ना, क्या सिग्मा या 1/रो। पहली बात तो कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है, और इसका एक फॉर्मूला पढ़ाया था Ne² τ/m। क्या पढ़ाए थे बच्चों? Ne² τ/m। तो अगर मैं रो का फॉर्मूला निकालना चाहूं यहां से, रो का फॉर्मूला, तो बच्चों रो का फॉर्मूला कितना आएगा? m/Ne², यहां से बहुत ध्यान से देखिए, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉ के, रो तो ऊपर है, टॉ कहां है? नीचे, अपोजिट है, मतलब जैसे ही टॉ डिक्रीज होगा रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रजिस्टिविटी बढ़ती है। और बच्चों एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, R = ρL/A, देन R इज प्रोपोर्शनल टू रो, तो रो इंक्रीमेंट हुआ तो R का भी इंक्रीमेंट हुआ। ओवरऑल जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकल के आया कि इफ बी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। कहानी समझ में आई? मैं दोबारा आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आप वीडियो रिप्ले करके देख लेना। मैं तो मेरे काम की बात पर आता हूं, मैंने क्या कहा हल्का हल्का सुना दूं, आप सुनना चाहो तो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी, टाइम गैप टॉ डिक्रीज हुआ, एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, देन रो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बना लें बच्चों कि इफ टेम्परेचर साथ में लिख लो वहीं से, ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, समझ जाओगे ना, अपने हिसाब से लिख लेना। If a temperature of conductor increase, then resistivity and resistance also increase। कहानी समझ में आ गई ना कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए आगे बढ़ाते हैं इस बात को। एक फॉर्मूला और निकालते हैं बच्चों। आप मान लो कि लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर is T1 and resistance is R1। आप मान लीजिए कि कंडक्टर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T1, रेजिस्टेंस कितना है? R1। इफ टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है ना, टेम्परेचर become T2, now resistance become R1। सो आप ऐसा मान लीजिए कि इनिशियल टेम्परेचर T1 है, रेजिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करके T2 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कुछ इंक्रीज होकर के नया बन गया होगा, R2 बन गया होगा। तो एक लॉजिक है बच्चों फिजिक्स में, ध्यान सुनिएगा, वैसे 11th क्लास में लॉजिक था ये, मैं वहां पर आपको एक थर्मल एक्सपेंशन नाम की हेडिंग आती है कि हीट देने से लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। फिजिक्स का एक जनरल कंसेप्ट आपको मैं सुनाता हूं। अगर हीट देने से या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है, अब वो लेंथ भी हो सकती है, वो एरिया भी हो सकता है और वो वॉल्यूम भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ इंक्रीमेंट होता है तो जो इंक्रीमेंट हुआ, अब जैसे कि यहाँ इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? रेजिस्टेंस में। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना माना आपने? R1, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना माना आपने? R2। कितना माना? R2। तो बच्चों इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा? R2 माइनस R1। भाई सोचिए कि पहले रेजिस्टेंस 3 ओम था, वो बढ़ के 10 ओम हो गया, तो इंक्रीमेंट 10 माइनस 3 तो निकालोगे आप,
इनिशियल R1 तो था ही, अब नई वैल्यू कितनी आ गई R2, तो डिफरेंस जो है R2 माइनस R1 वो इंक्रीमेंट माना जाएगा। तो जो इंक्रीमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीमेंट प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, इनिशियल वैल्यू कितनी है R1 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस है T2 माइनस T1। ये एक फिजिक्स का लॉजिक है बच्चों, मेरी बात है दोबारा सुने। हो सकता है किसी बच्चे की 11th वीक हो तो उसे थोड़ी सी यहां पर याद भी करना होगा कि जो इंक्रीमेंट हुआ रेजिस्टेंस में R2 माइनस R1 हुआ वो प्रोपोर्शनल होगा उसकी इनिशियल वैल्यू और टेम्परेचर डिफरेंस के मल्टीप्लाई के। ये आप याद रखें बच्चों। कहानी को जरा आगे बढ़ाया जाए हल्का सा, तो क्या इसको मैं R2 माइनस R1 इक्वल लगा दूं, इक्वल, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट काम में आएगा, और कांस्टेंट काम में आता है अल्फा। बच्चों ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये अल्फा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे आपको। यहां R1 और इस टेम्परेचर डिफरेंस को मैं चाहूं तो डेल्टा T नाम से रिप्रेजेंट कर दूं, डेल T, हाँ या ना। R1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो R2 इज इक्वल टू R1 उधर प्लस का हो जाएगा और अल्फा R1 डेल्टा T, देन यू कैन से R2 इज इक्वल टू R1 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। दो बातें बच्चे आपको याद हो जानी चाहिए। पहली बात कि जब भी आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी। और कितना या कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले को आप ये अच्छे से याद कर लेना। R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अच्छे से याद करो बच्चों, बार बार बोल के देखना। R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। फिजिकल मतलब सबको पता होना चाहिए। R1 यहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस है, R2 यहां पर फाइनल रेजिस्टेंस है, अल्फा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। कहानी क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको एक बार नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट करने का प्रयास करें, आपसे हो जाए तो बच्चों, ठीक है। अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक छोटी हेडिंग और लगा सकता हूं यहां पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में अल्फा। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा को याद कर लेना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फा निकालना है ना, देखो यहां से डायरेक्ट निकल सकता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो बच्चों। अल्फा इज इक्वल टू, देख लो अल्फा कैसे निकालते हैं। अल्फा का फॉर्मूला निकालने के लिए ये इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या बचेगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? मैं इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा, आप बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं अल्फा की तो अल्फा कितना आया, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T। बच्चों आप अज्यूम कीजिए कि लेट R1 इज इक्वल टू 1 ओम, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज यूनिट, या यूनिट रेजिस्टेंस है, या ऐसे कह दीजिए कि इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है। डेल्टा T टेम्परेचर में इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस कह दो या 1 केल्विन कह सकते हैं। आपने जो वायर लिया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, यूनिट, और आपने टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज किया है, यूनिट इंक्रीज किया है। दोनों वैल्यू जमाएं तो अल्फा इज इक्वल टू, बस नीचे जमाना ऊपर मत जमाना, R2 माइनस R1। थोड़ी बुद्धि का उपयोग करें बच्चों, सोचिए अगर आप एक कंडक्टर लेते हो जिसका रेजिस्टेंस यूनिट है, टेम्परेचर यूनिट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट की अगर बात करूं, ऊपर R2 माइनस R1 रहेगा तो रेजिस्टेंस यूनिट ओम आएगी, नीचे ओम और इसकी डिग्री सेल्सियस, ओम ने ओम कैंसिल कर दिया और यूनिट क्या बची बच्चों, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या बचेगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आप इसे नोट कर लें, पहले यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, स्क्रीन पॉज कर लेना, ये पूरा लिखना और ये हेडिंग डाल करके मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको। चलो यहां तक एक बार जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है।
अब आप लिखें आगे, हेडिंग है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखिए बच्चों। ये दिमाग होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 है, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल इंक्रीमेंट किया है, चेंज किया है, तो चेंज इन रजिस्टर ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। लिखिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, दोनों बात शामिल कर लें। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, then change in resistance known as, then change in resistance, अगर आप 1 ओम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, देन चेंज इन रेजिस्टेंस नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। कहानी समझ में आई? द टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, देन चेंज इन रेजिस्टेंस नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लेना। आगे यूनिट लिख लो, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स भी हो सकता था। अगर मैं टेम्परेचर की बात केल्विन में करूं तो, सेल्सियस में करूंगा तो सेल्सियस इनवर्स, जो भी टेम्परेचर की यूनिट होगी उसके ऊपर इनवर्स लग जाएगा। कहानी क्लियर है बच्चों? आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इसमें आप याद रखिएगा थोड़ा सा, देखो एक नोट लगाइएगा और उस नोट में क्या लिखना, ध्यान से देखना कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ, अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर के लिए तो बच्चों रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, या यहां से लिख लो, ऐसे लिखना कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ध्यान सुनना बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो तो इंक्रीज होगा, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो तो इंक्रीज होगा, पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। क्यों? इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 16 में बहुत ढंग से करेंगे, वहीं समझाएंगे, अभी नहीं समझाना। अभी सिर्फ याद कीजिए, कंडक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो एनर्जी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, टाइम रेस्ट टाइम डिक्रीज होता है एंड रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कंडक्टर की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल्स कोई भी मेटल वगैरह बहुत सारे कंडक्टर हैं, और इसका एग्जांपल मैं आपको याद करवा दूं सेमीकंडक्टर का। बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो एग्जांपल आप याद कर लो, दोनों ही अपने आप में बेस्ट कंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एक तो इसको नोट करना है। एक छोटी सी हेडिंग और देखिए आप, सुपर कंडक्टिविटी। थोड़ा लंबा नाम है, समझिएगा ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है। सुपर कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टर कौन सा अच्छा माना गया है, जिसमें लो करंट बहे कि हाई करंट बहे, चीजों को सोचना स्टार्ट कीजिए। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर को आगे से हटा दो, कंडक्टिविटी की बात कीजिए बच्चों। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। और कंडक्टर किसे अच्छा माना गया है? जिसमें लो करंट बहे कि हाई करंट बहे, हाई करंट। और जब करंट हाई होगा ना तो रेजिस्टेंस लो होगा। B इज इक्वल टू आई आर, ओम के लॉ से, ओम्स लॉ से देखना, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आएंगे। ये सब कहानियां हैं बच्चों। मैंने आपको क्या कहा सुनिए,
कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, एंड करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट होगा डिक्रीज। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, पहले तब ये बताइए। इतनी देर से ये तो पढ़ा रहा हूं भाई कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और फ्लोइंग करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पर अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो बच्चों रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा। कुछ मेटल या कुछ अलॉय ऐसी हैं जिनमें टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है और एक फिक्स टेम्परेचर पर, एट ए फिक्स टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो। भाई टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना। कम डाउन होते होते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जीरो। हां या ना? ऐसी इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ये कंडीशन सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है और जिन मेटलों में ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें सुपर कंडक्टिंग मेटल कहा जाता है। कहानी समझ में आई? तो पहले ऐसा करो, नोट लगा के एक तो इसको छाप लो जल्दी से, ये वाला पोर्शन छाप लो जल्दी से। चलो स्क्रीन पर करके लिख लिया होगा। अब आप हेडिंग डालिए सुपर कंडक्टिविटी, मैं लिखाता हूं। कंडक्टिविटी मतलब जहां रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिए। लिखो, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, when temperature decrease resistance also decrease। स्टेप बाय स्टेप लिखें भाई। इंक्रीज से मतलब नहीं है, मैं इंक्रीज से सुपर कंडक्टिविटी नहीं आएगी, डिक्रीजिंग वाले पोर्शन में आएगी। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। फॉर सम मेटल, हर किसी में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। फॉर सम मेटल एट ए फिक्स टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, या रेजिस्टिविटी बिकम जीरो लिखना, और इसको भी चाहो तो आप रेजिस्टिविटी लिख लो, रेजिस्टिविटी के टर्म में लिख लो, एक ही बात है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टिविटी डिक्रीज, फॉर सम मेटल at a fixed temperature resistivity become zero। this property of metal known as superconductivity, this property of metal known as superconductivity। temperature decrease resistivity decrease for some metal, हर एक में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ में ही मिलेगा। for some metal at a fixed temperature रेजिस्टिविटी बिकम जीरो, जीरो हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल नॉन एज सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया है ढंग से पढ़ लेना, रफ्तार में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। ये मान लो आपको सिर्फ लिखना है, नया एक भी लॉजिक ना मेरे पास है ना मैं जानता हूं, जो जानता हूं मैंने आपको बता रखा है। तो चैप्टर नंबर 4 में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि कल की क्लास में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाइए, इसको नोट कर लो, और बाकी मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।